हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, जाकर ज़रूर देखें। नहीं देखे हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सेंस यानी पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को टेंथ में पढ़ा भी होगा कि आज हम लोग ट्रेंड्स या फिर वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा ये, जैसे कि ग्रुप में क्या कैसे वेरी करेगा, वैलेंसी, मेटालिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, रिएक्टिविटी। पीरियड में कैसे वेरी करेगा, ग्रुप में कैसे वेरी करेगा, यानी कि टॉप टू बॉटम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, और लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में कैरेक्टरिस्टिक पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा पूरा आप लोगों को करते जाना है। पहले मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और ऐसे बताऊंगा कि कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। यानी क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टॉप टू बॉटम की, यानी कि ग्रुप में। यानी कि अगर किसी मॉडर्न पीरियोडिक टॉप से बॉटम हम जाते हैं, यानी कि ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से अगर बॉटम जाते हैं तो क्या होगा? वैलेंसी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कैसे वेरिएशन से पूरा हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम लोग जानने वाले हैं वो है हमारा दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स यानी कि बॉटम, यानी कि टॉप से बॉटम, यानी कि ऊपर से अगर नीचे हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, क्या होगा पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये ग्रुप ले लेते हैं, पहला ही ग्रुप ले लो। किसको ले लो? पहला ग्रुप ले लो। हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते फिर भी ले लो। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। बहुत अच्छे से समझना आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 1 हो जाएगा, इसका 2,1, 2,8,1, 2,2, 8, 10, 8, 18, 1, 19। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं यानी टॉप से बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स का वेरिएशन कैसा होगा? तो आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने बताया भी था सेकेंड पार्ट में कि जितने पीरियड होंगे यानी जिस पीरियड में एलिमेंट होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स। यानी फर्स्ट पीरियड में यानी कि इसके पास कितने सेल्स होंगे? नंबर ऑफ सेल्स 1, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस और ये एक सेल्स हो गया। ये हमारा किस में आता है? सेकेंड पीरियड में, यानी कितने सेल्स होंगे? 2, 1, 2। सोडियम में कितने सेल्स होंगे? न्यूक्लियस हुआ हमारा 3 होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड में आता है, यानी कि 1, 2, 3। अब पोटेशियम के पास कितने सेल्स होंगे? 4, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड में आता है। 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1, यानी कि 1, 2, 3, 4। आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। पहले में एक सेल है, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल, इसमें या फिर ऑर्बिट भी कह सकते हैं, में 4 ऑर्बिट है। यानी कि पहले में 2, 8, 8, 1, इसमें क्या हो जाएगा? 2, 8, 1, इसमें क्या हो जाएगा? 2, 1, इसमें 1। चीज़ें क्लियर? यानी कि टॉप टू बॉटम जैसे ही हम आएंगे क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, यानी जिस पीरियड में होगा उतने ही उसका नंबर ऑफ सेल्स होंगे। यानी फर्स्ट पीरियड में 1 सेल, सेकेंड में 2 सेल, थर्ड पीरियड में तो यानी 3 सेल, फोर्थ पीरियड में तो 4 सेल। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो। ठीक है, टॉप से बॉटम आए तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। इसमें 1, 2, 3 और 4। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज़ हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानेंगे। दूसरी वेरिएशन किसकी जानेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता होगा, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 और इसमें भी 1। यानी कि टॉप टू बॉटम जैसे आएंगे ग्रुप में तो क्या होगा? वैलेंस क्या हो जाएगा? ये तो इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमेन्स सेम। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ये भी मैंने बताया था कि वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी किसी भी ग्रुप की, इंडिविजुअल ग्रुप की जो पहले होगी सबकी होगी, यानी कि वैलेंसी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में बहुत अंतर होता है बच्चों।
ठीक है, अभी बताऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कितने हैं, सब में 1 है, यानी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में सेम है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की। किसकी बात करेंगे, वैलेंसी की। ठीक, अब वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी भी क्या करेगी, वैलेंसी भी सेम रहेगी, यानी कि रिमेन सेम, क्योंकि वैलेंस रिमेन्स सेम, यानी वैलेंसी भी क्या करेगी, सेम रहेगी। क्योंकि मैं बताया इंडिविजुअल ग्रुप के लिए वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। यानी ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि हर ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि वैलेंसी क्या होगी, टॉप से बॉटम आएंगे तो सेम ही रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 1 1 और 1। ठीक, अब चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा, एटॉमिक साइज। क्या है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, अगर किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या बताएंगे, आप बताएंगे इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। एटॉमिक साइज या रेडियस क्या होता है, ये चीज़ समझ लो सबसे पहले आप। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी कि सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, एटॉमिक साइज या फिर रेडियस होता है। रेडियस आपको पता ही है वही क्या है, सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से ऑर्बिट तक क्या होता है, एटॉमिक साइज रेडियस होता है। अब क्या कर रहा है, अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं, मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूँ। अगर किसी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी ऊपर से नीचे आते, एटॉमिक साइज क्या होगा, देखो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और साइज भी देख रहे हो आप क्या कर रहा है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। यानी क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप देख पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है और ये भी एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा हम मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर यानी कि कौन सबसे अच्छा मेटल होगा, कौन सबसे अच्छा मेटल नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कस करें। अगर टॉप टू बॉटम हम आते हैं, अगर हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या, कि मेटल्स आर बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर मैंने बताया, जाकर के पढ़ लिया आप लोग। मेटल्स क्या होते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स आर दोज हु लूज इलेक्ट्रॉन इजली। यानी आप ये देख पा रहे हैं सबके आउटर मोस्ट में एक, और इसकी हम बात कर लें, इसी ग्रुप की हम बातचीत कर लें। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। आप सोचेंगे सर सब तो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी सब अच्छे मेटल हुए, लेकिन नहीं। अब कौन, हाँ ये तो सही बात है, सब लूज करेंगे, बट कौन कितनी जल्दी यूज कर देगा, कितनी इजीली लूज कर देगा, वो सबसे अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। अगर हाइड्रोजन की देखें, हाइड्रोजन साइज आप देख रहे हैं छोटा है, अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, ये तो खैर इसको इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया ग्रुप में। चलो मैं लिथियम की बातचीत कर लूँ, और लिथियम की बातचीत करोगे आप तो देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है तो इसको ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यानी कि बहुत अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, ये टाइटली बॉन्ड है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगा। इसमें देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ा इससे जल्दी लूज करेगा, लेकिन इसमें बात करो पोटेशियम की बात करो तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस का ज़्यादा है, यानी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड नहीं है, जल्दी से लूज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हैंस इट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली रेदर देन लिथियम। लिथियम की अपेक्षा पोटेशियम क्या करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज़्यादा है तो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड नहीं है तो क्या करेगा, लूज कर देगा। तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम और इसकी सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हैंस इट्स मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी मेटालिक प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जब ऊपर से नीचे आएंगे तो, क्योंकि साइज बड़ी है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या करेगा, जल्दी से ये फोर्स कम लगा है इसके बीच में, क्या जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लियर हुआ। अब नॉन मेटालिक मतलब क्या, ये डिक्रीज करेगा जब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग बहुत अच्छा टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज नॉन मेटालिक आपने पढ़ लिया, 7th पढ़ने वाले हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है,
आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। ये क्या होता है इसको समझ लो, पहले डेफिनेशन समझ लो। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, वही क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलो अब देखा जाए तो बहुत अच्छा ये टर्म है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर लगेगा, क्योंकि देखो क्या है, सब चीज़ साइज पे डिपेंड कर रहा है। साइज छोटा है न्यूक्लियस से, क्या है ये बहुत नज़दीक है इलेक्ट्रॉन को, बहुत अच्छे टाइटली बॉन्ड है। साइज छोटा है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा निकालने में, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, ये जल्दी छोड़ देगा थोड़ा, ये उससे जल्दी छोड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, दूर है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये फटाक से क्या करेगा, ये कम एनर्जी देने के बाद ये निकाल देगा। तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव, यानी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब देखें तो हाइड्रोजन लिथियम ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रेदर देन सोडियम पोटेशियम का। सोडियम पोटेशियम, रूबिडियम भी ले लो, सीजियम और फ्रांसियम ले लो। यानी कि क्या होगा, ये सब क्या होगा, इनमें जितना, एक चीज़ याद रखो, जितना बड़ा एटम होगा, साइज एटम का जितना बड़ा होगा, एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होगा, उसमें कम एनर्जी लगेगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें कम लगेगा। ठीक, चौथा कंसेप्ट समझ लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सॉरी 8th कॉन्सेप्ट वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये राइटिंग मत देखो और नोट्स मत देखो, आप बस समझो कि मैं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ। चीज़ समझ में आ रही है आपको। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन या फिर अफेक्शन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। द अमाउंट ऑफ एफिनिटी मीन्स मैंने क्या बताया, अट्रैक्शन, सिंपल इतना समझो, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एटम मीन्स इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द एटम। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा आपको, अगर डायग्राम बनाते हैं तो आप समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सिर्फ इसी से आप पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन क्या करेगा, जल्दी से अपने पास खींच लिया, क्योंकि यहाँ से क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसकी कम है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखूँ तो इसका अपेक्षा थोड़ा जल्दी नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, यानी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये भी जल्दी नहीं करेगा। और ये तो क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट अपने पास नहीं करेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन हैज more ability to attract electron because it has a small size and less distance from nucleus to outermost orbit। ठीक है, यानी क्या कर, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत दूर है तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। क्लियर हुआ। हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और इसी टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछेगा तो सेम यही पैटर्न बताएंगे आप। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप लोगों का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता है तो यही बताएंगे आप। ठीक है, किस यही डिक्रीज करेगा, यानी यही पैटर्न रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ समझते हैं, अब जानते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिएक्टिविटी। क्या है, रिएक्टिविटी। अब देखो रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी टोटली किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पे डिपेंड करती है। किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, बट इन इंडिविजुअल ग्रुप है सेम वैलेंसी। लेकिन आप बताओ, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप को देखो, यानी फर्स्ट ग्रुप के लिए फर्स्ट एक वैलेंसी, सेकेंड ग्रुप के लिए दो वैलेंसी, दो होगी, यानी वैलेंसी क्या सेम हो गई। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हु लूज इलेक्ट्रॉन इजली इज मोर रिएक्टिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। अगर ग्रुप ए वन की बात करूँ तो सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लेकिन जो जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट जितना जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्या होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा।
मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी अलग होगी, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग होगी। अगर मैं मेटल की बातचीत करूँ तो फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, के लूज इलेक्ट्रॉन इजली। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, आउटर मोस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी लूज कर देगा, टाइटली बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा नहीं है, क्या करेगा, यानी कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन होगा, ये होगा, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल ये होगा, क्योंकि साइज इसकी छोटी है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव नहीं करेगा ये, और इसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। ठीक है, ये मेटल्स के लिए होगा। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन नॉन मेटल के क्या हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटल के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि आप बताओ अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा, जल्दी से गेन कर लेगा। लिथियम की चलो बात कर लेते हैं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता हूँ तो क्या करेगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, तुरंत गेन कर लेगा, यानी तुरंत अटैक कर लेगा, लेकिन ये लेट से अटैक करेगा। ठीक है, यानी मेटलिक प्रॉपर्टी क्या करेगा ये, यानी कि एफ अट्रैक्ट्स, सॉरी तो मेटल हो गया ना। अगर मैं नॉन मेटल का एक सीरीज बना लेता हूँ, 17 ग्रुप के एलिमेंट ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो, ये तो मेटल का रहा ना। मेटालिक प्रॉपर्टी समझ लो, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी समझ लो। अब देखो सब में क्या है, 2 8 10 7 17, सॉरी 2 7 9, 2 8 10 7 17। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन को ले लो। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप, इसमें भी 3 ऑर्बिट, इसमें 2 ऑर्बिट और इसमें 3 ऑर्बिट। अगर मैं इसका वो बनाऊँ, क्या डायग्राम बनाऊँ, न्यूक्लियस हो गया, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का बनाऊँ, 3 ऑर्बिट, 1 2 3, यानी 2 8 7। ठीक है, अब सबको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, वही सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा। ठीक है, जैसे कि मेटल में देखा मैंने कि कौन कितना जल्दी लूज कर देगा, और नॉन मेटल में क्या होगा, कौन कितना जल्दी गेन कर लेगा। तब बताओ, ये जल्दी गेन कर लेगा, फ्लोरीन जल्दी गेन कर लेगा, यानी फ्लोरीन अट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन इजली रेदर देन ब्रोमीन एंड क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ठीक, इट मीन्स एफ इज मोर रिएक्टिव दैन बी आर, यानी कि क्या होगा, यानी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, फिर इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम कहते हुए, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम आएंगे तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या करेगी, नॉन मेटल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये थोड़ा लेट करेगा, और ये बहुत लेट से गेन करेगा, यानी जल्दी गेन नहीं करेगा। क्लियर हुआ नॉन मेटल का रिएक्टिविटी। ये हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट और हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग पीरियड की बात करें, अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेंगी उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये तो रहा टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम समझ गए तो लेफ़्ट टू राइट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब लेफ़्ट टू राइट के लिए मैं थर्ड पीरियड का अब वेरिएशन जानने वाले हैं, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि पीरियड में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई पीरियड ले लेता हूँ, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये तो एक्सेप्शन ही है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बताऊँगा कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, तो रिएक्टिव नहीं होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा, 281, इससे बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको करने में, 282, 283, 284, क्या हो जाएगा, 285, 286, 287, 288। ठीक है, अब देखो जो पहला वेरिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर ऑफ़ सेल्स, यानी कि जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे कि क्या करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सबसे पहले समझो आप, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, यानी कि सेम पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है तो क्या होगी, सबके पास 3 सेल होंगे, 3 ऑर्बिट होंगे, क्योंकि जितना पीरियड उतना ही ऑर्बिट, यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स ऑर्बिट कितने होंगे, 3 होंगे, एक में 2 8 1
282 283 ऐसे करके, यानी कि क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं, सेम रह रहे हैं। हम क्या कहेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड बराबर नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, रिमेन्स सेम। क्लियर हुआ। दूसरा हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि और इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही समझ लो फटाफट। ठीक, वैलेंसी की बात करें, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 4, इसकी 3, फिर 2 1 0। अब देख पा रहे हैं पहले वैलेंसी क्या कर रही है 1 2 3 4, फर्स्ट इंक्रीज कर रही है, यानी कि वैलेंसी पहले से 4 तक इंक्रीज कर रही है, फिर 4 से यहाँ तक क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये क्लियर हुआ। अब एटॉमिक साइज या रेडियस की बात कर लें। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना ये वाली चीज़। क्या बताया मैंने, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। आपको बताया मैंने क्या होता है, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज या फिर रेडियस भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझना, न्यूक्लियर चार्ज समझना आपको। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज समझने के लिए सबसे पहले हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें से मैं किसको ले लेता हूँ, सोडियम को ले लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है 281, इधर में इससे मैं क्लोरीन को ले लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है 17, यानी 2 8 10 7 17। साइज की बात करो, एटॉमिक साइज की, तो आप देख पा रहे हैं सोडियम में कितने 11 है और 17 है, कितने प्लस 4, न्यूक्लियर चार्ज कितना है सोडियम में 11 है, कितने ऑर्बिट्स 3 ऑर्बिट्स, यानी 2 8 10 1 11। क्लोरीन की बात करूँ तो कितने न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है 17, यानी 1 2 3, यानी कि 2 8 10 7 17। अब एटॉमिक साइज जब पीरियड में बातचीत करेंगे हम लोग, तो आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है क्या, न्यूक्लियर चार्ज। इसमें देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज कितना है 11 है, यानी कि प्रोटॉन्स होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सोडियम में देखो, इन सोडियम 11 प्रोटॉन्स होल्ड 3 ऑर्बिट्स। इसमें क्या हो रहा है, सोडियम में 11 प्रोटॉन मिलकर के 3 ऑर्बिट को होल्ड कर रहे हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन में क्या हो रहा है 17 इलेक्ट्रॉन मिल करके 3 ऑर्बिट को ही होल्ड कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसका, यानी कि इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। ये टाइटली बॉन्ड होगा, जो एटम होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को टाइटली बॉन्ड करके रखेगा, और बॉन्ड करके रखेगा, साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी, इसकी बड़ी होगी। यानी कि जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा, साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी। यानी क्या होगा, सबसे बड़ी साइज इसकी, फिर इसकी उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी, यानी सबसे छोटी इसकी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या क्या समझा आप लोगों ने, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑफ, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है आर्गन का, लेकिन हम आर्गन को छोड़ के हम लोग यहाँ तक की बात करें तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, सॉरी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो टाइटली बॉन्ड होगा और साइज छोटा होते जाएगा। ठीक है, क्लोरीन हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज, इट मीन्स इट होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली एज कम्पेयर टू सोडियम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑफ। लेकिन आर्गन में थोड़ा एक्सेप्शन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि ये बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो फिर रिपल्सन होने लगता है। बहुत आगे पढ़ना है आप लोगों को, अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको एक्सेप्शन है, ये इसको नहीं जानना है कहाँ तक, यानी कि सबसे बड़ा साइज फिर से छोटा छोटा, यानी कि डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करते हैं, यानी साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या जानना है, अब जान लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। बस अब देखो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, कितना जल्दी लूज कर देगा। अब देखो इसकी साइज बड़ी होगी और सबसे साइज छोटी इसकी होगी, यानी साइज बड़ी है तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी से दूर कर देगा, यानी कि लूज कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लेकिन जल्दी से इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेगा। यानी क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज,
यानी सबसे ज़्यादा इसका मेटालिक कैरेक्टर फिर इसका कम, यानी क्या करेगा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा जब से लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे। ठीक है, नॉन मेटालिक क्या हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बातचीत करें तो मैंने आपको ग्रुप में बताया था क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। अब साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यानी साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा एनर्जी को निकालने में, सॉरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो क्या करें, क्या बता सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी क्या बता सकते हैं, वही बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एज वी मूव फ्रॉम इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक चीज़ देख लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी समझाया है पिछले लेक्चर, इसी वीडियो मैंने पीछे बताया ग्रुप में। ठीक है, अब नवा चीज़ डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी को लेकर के। रिएक्टिविटी, अब देखो एक चीज़ समझना है, लेस वैलेंसी मोर रिएक्टिव, यानी वैलेंसी जितना कम होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी इसकी वैलेंसी कम है ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिक्रीज, यानी वैलेंसी क्या कर, सॉरी रिएक्टिविटी डिक्रीज करके, यानी सबसे ज़्यादा इसका फिर इसका कम फिर इसका कम, यानी जितना कम बैलेंस उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज, आप देख रहे हैं यहाँ से क्या कर रही है, वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, फिर यहाँ से डिक्रीज कर रही है, और इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट डिक्रीज, यानी कि रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, आई होप को आप लोगों को बहुत अच्छे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आप, और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, इतना अच्छा कंसेप्ट जल्दी कहीं नहीं मिलेगा आपको, और पूरा अच्छे से देखिए वीडियो, और एक चीज़ बार आप देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कहीं से कोई आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, एक चीज़ और, चलो 1 मिनट के अंदर मैं एक चीज़ और समझा लेता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, और डायगोनल रिलेशनशिप पूछा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे मैं चलो मैं ग्रुप ले लेता हूँ, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16 और 17। समझना आप लोग डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ की पीरियड फर्स्ट और पीरियड, चलो पीरियड सेकेंड और थर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, इससे, यानी इसे एनॉमलस बिहेवियर भी कहते हैं, यानी कि ये अपने ग्रुप से ज़्यादा सिमिलरिटी मिक्स मैच नहीं करेगा। लिथियम सोडियम बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मैच नहीं करेगा, लेकिन लिथियम मैग्नीशियम से ज़रूर अच्छी प्रॉपर्टी मैच करेगा। यानी कि इसकी विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप किससे, लिथियम का मैग्नीशियम का, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, इसका इससे, यानी कार्बन का फास्फोरस अच्छा खासा प्रॉपर्टी मिलता है, नाइट्रोजन का सल्फर से, ऑक्सीजन का क्लोरीन से। ये डायगोनल रिलेशनशिप आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ लिथियम का किससे होगा, तो मैग्नीशियम से। ये चीज़ें हो गई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। हाँ, वीडियो को शेयर करिए, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा।